हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। ये जो टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में 1 नंबर में उपसहसंयोजक यौगिक दे दिया जाता है और उसका नाम लिखवा लिया जाता है। तो आप ध्यान से इस वीडियो के अंदर उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण समझाऊंगा, उसको अच्छी तरीके से आप समझोगे किस तरीके से उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। ध्यान से आप यहां समझोगे, ठीक है। उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण जब करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम है, उन नियमों के अकॉर्डिंग अपन करते हैं। पहले वो नियम याद रखने पड़ेंगे आपको, वो नियम याद होंगे तो आप आराम से इन यौगिकों का नामकरण आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला नियम है, जो एग्जाम्पल अभी मैं बताऊंगा उसके अंदर जो उपसहसंयोजक यौगिक जो आपको दिया जाएगा उसमें सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है। नियम है, पहला नियम क्या है, जो उपसहसंयोजक यौगिक होता है उसमें सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखा जाता है और उसके बाद ऋणायन का नाम लिखा जाता है। जब अपन धनायन का नाम लिखते हैं तो उसकी संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट आप याद रखोगे, उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण करते समय सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखा जाता है और उसके बाद ऋणायन का नाम लिखा जाता है। धनायन की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो धनायन और ऋणायन के रूप में 2 पार्ट आपको प्राप्त होगी, या तो सरल धनायन होगा और संकुल ऋणायन होगा, या फिर संकुल ऋणायन होगा और सरल धनायन होगा। वो एग्जाम्पल में समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है K4FeCN का होल 6, ठीक है। ये क्या है, पूरा उपसहसंयोजक यौगिक है, संकुल यौगिक है। क्या है, उपसहसंयोजक यौगिक, या अपन क्या कह सकते हैं, इसे संकुल यौगिक भी कहते हैं, ठीक है। तो इस संकुल यौगिक का क्या करवाया जाता है, नाम लिखवाया जाता है। आयुपीसी नामकरण करते हैं इसका। जब उपसहसंयोजक यौगिक का आयुपीए से नामकरण करते हैं अपन, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि संकुल जो है उसमें धनायन तो कौन सा पार्ट है, ऋणायन कौन सा। तो इसमें ये जो पोटेशियम है ये तो क्या है, सरल धनायन, सरल धनायन। तो ये सरल धनायन है, तो ये जो संकुल है वो क्या होगा, ऋणायन। ये क्या है, संकुल ऋणायन। सरल तो क्या है, धनायन, और संकुल किसके रूप में है, ऋणायन के रूप में। आपको कैसे पता लगेगा कि धनायन क्यों है, ये ऋणायन क्यों है, क्योंकि कोई भी यौगिक जो बनता है वो समान धनायन और समान ऋणायन से मिलकर के बनता है। समान धनायन और समान ऋणायन वो आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसमें पोटेशियम है, इसका जो व्यक्तिगत परीक्षण जब अपन देखते हैं, इसका जो चार्ज आवेश है वो क्या होता है, K+, किस रूप में होता है, ये K+, पोटेशियम प्लस। तो ये तो क्या होगा, सरल धनायन, और ये जो है ये फिर पार्ट कौन सा हो जाएगा, ऋणायन। तो इस पार्ट को अपन क्या कहते हैं, संकुल कहते हैं। अपन ने पहले वीडियो जो पढ़े थे उसमें देखा है कि जो संकुल यौगिक है जब ये आयनित होता है, जल में आयनाइजेशन होता है इसका, तो सरल धनायन और संकुल ऋणायन के रूप में क्या हो रहा है, टूट रहा है। या फिर संकुल धनायन भी हो सकता है और सरल ऋणायन भी हो सकता है। जैसे इस एग्जांपल में देखो आप, CuNH3 का होल 4 SO4, ठीक है। अब अपने को पता है SO4 के ऊपर कौन सा आवेश होता है, -2। तो ये तो क्या हो गया, माइनस आवेश है, तो क्या हो गया, सरल ऋणायन। और ये जो संकुल है ये क्या हो गया, संकुल धनायन, ठीक है। सरल तो क्या हो गया, ऋणायन, और संकुल क्या है, धनायन। यहां पर सरल तो क्या था, धनायन, और संकुल कैसा था,
ऋणायन। ठीक है, तो ये जो वर्गाकार कोष्ठक आपको जो दिखाई दे रहा है इसको अपन क्या कहते हैं, संकुल आयन कहते हैं। ठीक है, तो इस संकुल आयन के बाहर जो आयन पाया जाएगा, चाहे इधर हो और चाहे इधर हो, वो आयन क्या कहलाता है, सरल आयन कहलाता है। और सरल आयन धनायन के रूप में भी हो सकता है और ऋणायन के रूप में भी हो सकता है। और जो संकुल आयन है वो भी धनायन के रूप में भी हो सकता है और ऋणायन के रूप में भी हो सकता है। तो आप तो इतना याद रखोगे कि जो वर्गाकार कोष्ठक जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, संकुल आयन, और संकुल आयन के बाहर जो होता है वो क्या होता है, सरल आयन होता है। तो आप उस सरल आयन को देखोगे कि उसके ऊपर आवेश कौन से है। इसके ऊपर आपको पता है कि SO4 के ऊपर -2 आवेश है, तो ये तो सरल तो क्या हो गया, ऋणायन, और बाकी जो बचा है ये क्या हो जाएगा, संकुल धनायन। तो ये ऋणायन है तो ये पार्ट क्या होगा, धनायन, और ये पार्ट क्या है, धनायन है तो ये पार्ट क्या होगा, ऋणायन। ये आपको खुद को पहचान करनी है इस प्रकार से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। जब अपन उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण करते हैं तो उसमें पहला पॉइंट क्या होता है कि सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है और उसकी संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है, सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है और उसकी संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है, और उसके बाद किसका नाम लिखा जाता है, ऋणायन का नाम लिखा जाता है। तो अपन फर्स्ट जो है अपना एग्जाम्पल इसके बारे में चर्चा करें, इसका IUPAC नामकरण करें तो इसमें क्या होगा, जो पोटेशियम है ये क्या अपना धनायन है, पोटेशियम क्या है, धनायन। तो नियम के अनुसार पहले किसका नाम लिखेंगे अपन, धनायन का नाम, और इस धनायन का नाम क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखते हैं और उसके बाद ऋणायन का नाम। अपने को पता है पोटेशियम क्या है, धनायन, धनायन का नाम लिख दिया। संख्या कितनी है, 4 पोटेशियम है, इसकी संख्या को उल्लेख नहीं करेंगे। 4 के लिए जो टेट्रा शब्द का प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग अपन नहीं करेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखते हैं और उसके बाद में ऋणायन का नाम, धनायन का नाम होगा। अब अपन ऋणायन का नाम लिखेंगे और ऋणायन के रूप में अपने पास क्या है, संकुल ऋणायन, संकुल आयन के रूप में ऋणायन क्या हो रहा है, अपने को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये जो संकुल ऋणायन इसको अपन क्या कहते हैं, समन्वय मंडल भी कहते हैं। ये जो वर्गाकार कोष्ठक है इसको क्या कहते हैं अपन, समन्वय मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समन्वय मंडल। ये जो समन्वय मंडल है इसमें 2 चीजें होती है। कितनी चीजें होती है, 2। कौन कौन सी, ये जो है इसको तो अपन कहते थे लिगेंड, और ये जो था इसको कहते थे केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, ये जो अपना समन्वय मंडल है इसमें ये तो क्या होती है, लिगेंड, और ये है वो क्या, केंद्रीय धातु परमाणु। इसे तो लिगेंड कहते हैं, इसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। तो समन्वय मंडल का नामकरण करते समय सर्वप्रथम लिगेंड का नाम लिखा जाता है। किसका नाम लिखा जाता है, लिगेंड का नाम लिखा जाता है। पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे, और उसके बाद किसका नाम लिखा जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है। आई बात समझ में। नियम क्या है कि समन्वय मंडल का नामकरण करते समय पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है और उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है। और जब केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करते हैं उसके कोष्ठक में, केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करते समय उसके कोष्ठक में रोमन संख्या में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं। क्या लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु की रोमन संख्या में कोष्ठक में क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। अब इधर देखो, ये समन्वय मंडल है। नियम के अकॉर्डिंग समन्वय मंडल में पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे और उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो लिगेंड क्या है अपनी CN, और जो लिगेंड है इनके नामकरण के भी क्या अलग अलग नियम है। अपन बात करें लिगेंड, लिगेंड का जब नामकरण करते हैं तो उसके लिए क्या क्या रूल है वो देखिए आप।
यदि लिगेंड ऋणावेशित है, 3 प्रकार की थी, ऋणावेशित भी हो सकती है लिगेंड, धनावेशित भी हो सकती है और उदासीन भी हो सकती है लिगेंड। ठीक है, तो यदि लिगेंड कैसी है, ऋणावेशित लिगेंड है, तो ऋणावेशित लिगेंड का नामकरण करते समय नाम के अंत में ओ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ओ का प्रयोग करते हैं। ऋणावेशित लिगेंड का नामकरण करते समय नाम के अंत में किसका प्रयोग करते हैं, ओ का प्रयोग करते हैं। जैसे अपनी लिगेंड क्या है, CN माइनस, ऋणावेशित लिगेंड है तो इसका नाम क्या होता है, साइनो, नाम के अंत में क्या आ रहा है, ओ, साइनो। ऐसे H माइनस है, ये लिगेंड है ऋणावेशित, इसका नाम है हाइड्रिडो। ठीक है, इसी प्रकार Cl माइनस है, जैसे इसको क्या कहते हैं, क्लोरो। मैंने आपको नोट्स में टेबल बनी हुई है, उसमें आप ये सारी लिगेंड पढ़ोगे तो जितने भी ऋणावेशित लिगेंड है उनके नाम के अंत में किसका प्रयोग करेंगे, ओ का। साइनो, हाइड्रिडो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, हाइड्रोक्सो, परोक्सो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, सल्फाइटो, तो सभी जितने भी ऋणावेशित जो लिगेंड हैं उनके नाम के अंत में किसका प्रयोग करते हैं, ओ का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट बात। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, यदि लिगेंड धन आवेशित है, लिगेंड कैसी है, धन आवेशित, लिगेंड कैसी है, धन आवेशित, तो धनावेशित लिगेंड का नामकरण करते समय नाम के अंत में ईएम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ईएम का प्रयोग करते हैं। धनावेशित लिगेंड का नामकरण करते समय नाम के अंत में किसका प्रयोग करते हैं, ईएम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, NO+, ये क्या है, धन आवेशित लिगेंड है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। NO+ का नाम क्या है, ये धनावेशित लिगेंड है तो इसका नाम क्या है, नाइट्रोसोनियम। तो नाम के अंत में किसका प्रयोग हो रहा है, ईएम, नाइट्रोसोनियम। क्या लगा हुआ है, ईएम लगा हुआ है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल NO2+, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। तो इसके नाम के अंत में भी किसका प्रयोग हो रहा है, ईएम का प्रयोग हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, यदि लिगेंड ऋणावेशित है तो नाम के अंत में ओ का प्रयोग करेंगे, यदि लिगेंड धन आवेशित है तो नाम के अंत में ईएम का प्रयोग करेंगे, और यदि लिगेंड उदासीन है, कैसी है, उदासीन, उदासीन, उदासीन लिगेंड होती है तो उसके नाम के अंत में, जैसे इसमें ओ का प्रयोग, ईएम का प्रयोग हो रहा था, लेकिन उदासीन में क्या होगा, जो लिगेंड है उसका नाम जो है वो ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। जैसे H2O है, ये उदासीन लिगेंड है तो इसका नाम क्या है, एक्वा, तो एक्वा ही लिखा जाएगा। जैसे NH3 है, ये उदासीन लिगेंड है, इसका नाम क्या है, एमीन, एमीन ही लिखा जाएगा। जैसे CO है, उदासीन लिगेंड है तो इसका नाम कार्बोनिल, तो CO को कार्बोनिल ही लिखेंगे। तो उदासीन लिगेंड का नाम ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। आपको टेबल में सारे नाम मिलेंगे, ऐसे कैसे आपको याद रखना है, क्योंकि ये नाम जब याद होंगे आपके, उदासीन लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड, तो ही आप आगे नामकरण कर पाओगे, अन्यथा आप नामकरण नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही नाम लिखने पड़ेंगे आपको आगे। तो पहले नामकरण पढ़ने से पहले आप इस टेबल को तैयार करोगे, ये जो ऋणावेशित की, उदासीन की, धनावेशित की। ठीक है, अब आगे देखो, अपन बात कर रहे थे समन्वय मंडल की, जिसमें पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का। तो लिगेंड के नामकरण के नियम पढ़ रहे थे अपन। तो फर्स्ट नियम क्या था, ऋणावेशित के लिए अंत में ओ का प्रयोग,
धनावेशित के लिए अंत में यम का प्रयोग करते हैं और उदासीन का नामकरण जो का त्यों लिख दिया जाता है। अब दूसरा जो नियम है वो क्या है लिगेंड के लिए, यदि लिगेंड एक से अधिक है, यदि लिगेंड क्या है एक से अधिक है, एक से अधिक लिगेंड है और संख्या में क्या है समान है, जैसे 2 समान लिगेंड है, 3 समान लिगेंड है, 4 है, 5 है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो एक से अधिक जो समान लिगेंड होती है तो उनका नामकरण करते समय नाम से पहले किसका प्रयोग करते हैं, 2 के लिए डाई, 3 हो संख्या में तो उसके लिए ट्राई, 4 संख्या में हो तो उसके लिए टेट्रा, 5 हो तो उसके लिए पेंटा। इन शब्दों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पॉइंट समझ में आ गया होगा। यदि एक से अधिक समान लिगेंड होती हैं, किसकी बात करेंगे, समान लिगेंड की, 2 समान लिगेंड है जैसे 2 CN समान लिगेंड है, जैसे 2 समान लिगेंड क्लोरो है, जैसे 3 हो, 4 हो, 5 भी हो सकती है। तो ये समान जो लिगेंड होती है इनके लिए किसका प्रयोग करते हैं, 2 होंगे तो उसके लिए डाई का प्रयोग, 3 हो तो ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए एक्सा, आगे इसी प्रकार चलता रहेगा, ठीक है। नियम क्या हो जाएगा, यदि एक से अधिक समान लिगेंड होती हैं तो उनका नामकरण करते समय नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 2 नियम हो गए। तीसरा नियम देखो, अब तीसरा नियम क्या है वो अपन बाद में देखेंगे, पहले इसको समझ लो। अब समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले धन आयन का नाम लिख लिए, इसके बाद ऋण आयन का नाम लिख रहे हैं अपन। ऋण आयन के रूप में समन्वय मंडल है, समन्वय मंडल में पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं और बाद में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, और केंद्रीय धातु परमाणु के कोष्ठक में नाम जो लिखेंगे उसके आगे कोष्ठक में रोमन संख्या में उसकी क्या दर्शाते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए लिगेंड है ये CN को क्या कहते हैं, साइनो, CN जो ऋणायसित लिगेंड है तो इसका नाम क्या है, साइनो। संख्या में कितनी है, 6, तो समान लिगेंड कितनी है, समान 6, तो 6 के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हेक्स। 6 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हेक्स। और कौन सी लिगेंड है, साइन, 6 लिगेंड है उसके लिए तो हेक्सा, CN है तो CN के लिए साइन, तो हेक्सा साइन, ये तो लिगेंड का नाम हो गया। अब लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, तो केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करते हैं, इसके लिए भी क्या है, नियम है। अब देखो क्या नियम है, जब केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करते हैं, नाम लिखते हैं, तो क्या देखते हैं, यदि जो संकुल आयन है वो ऋणावेशित होता है, संकुल आयन पर आवेश कौन सा हो, ऋणावेश हो, संकुल आयन है वो किसके रूप में हो, ऋणायन के रूप में हो, तो केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करते समय उसके नाम के अंत में 8 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, 8 का प्रयोग। तो ये सरल धन आयन था। संकुल कैसा है, ऋणायन, तो संकुल ऋणायन है तो केंद्रीय धातु परमाणु का जो अपन नाम लिखेंगे उसके नाम के अंत में किसका प्रयोग करेंगे, 8 का प्रयोग करेंगे। तो फेरस है, इसके नाम के अंत में क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, फेरेट। यदि संकुल आयन क्या होता, धनावेशित होता या उदासीन होता, कोई चार्ज नहीं होता, तो केंद्रीय धातु परमाणु का जो नाम होता है वो ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। ये आप नियम याद रखोगे। क्या याद रखोगे, जब केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण किया जाता है तो नामकरण लिखते समय क्या देखेंगे, यदि संकुल आयन है, जो संकुल है वो कैसा है,
ऋणावेशित है तो नाम के अंत में एट का प्रयोग करेंगे, और यदि संकुल है वो कैसा है, धनावेशित होता है या उदासीन होता है तो नाम ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। आई बात समझ में? तो ये कैसा था, संकुल ऋणावेशित था तो नाम के अंत में किसका प्रयोग कर दिए, एट का प्रयोग कर दिए। फेरस प्लस एट क्या हो जाएगा, फेरेट। ठीक है, अब कोष्ठक में क्या लिखते हैं, रोमन संख्या में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं। रोमन संख्या में केंद्रीय धातु परमाणु की क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे। अब आप समझो ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं। K4 FeCN का होल 6, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है जो फेरस है, इसकी क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था। यदि संकुला के ऊपर कोई चार्ज दिया होता है तो बराबर में अपन चार्ज रख देते हैं, और यदि चार्ज नहीं दिया होता है तो बराबर में 0 रखते हैं। अब इनका सबका आवेश लिखते हैं, जितने भी आयन हैं परमाणु उपस्थित है इनका सबके ऊपर जो आवेश होता है वो मान रखेंगे और बराबर में 0। पोटेशियम के ऊपर कितना आवेश होता है, +1, तो 4 है पोटेशियम, आवेश कितना होता है, +1। पोटेशियम के पर आवेश कितना होता है, +1 होता है, संख्या में कितने, 4। प्लस Fe का अपन निकाल रहे हैं, x मान लो, इसका तो ज्ञात कर रहे हैं अपन, +6 है, साइनो कितनी है, 6, और एक CN के ऊपर कितना आवेश होता है, -1। यह आपको याद रखना पड़ेगा, CN के ऊपर कितना आवेश होता है, -1। बराबर में क्या रखोगे, कोई आवेश नहीं दे रखा है तो 0 रख देंगे अपन। तो ये क्या हो जाएगा, 4 + x प्लस माइनस के 6 हो जाएंगे, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहां प्लस के 4, ये कितने है, माइनस के 6, कितने बचे, x - 2 बराबर 0। x बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो ये क्या निकल आएगी, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो फेरस की जो ऑक्सीकरण अवस्था वो कितनी है, 2। तो रोमन संख्या में कोष्ठक में क्या लिख देंगे, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख देंगे। इस प्रकार से क्या करते हैं अपन, ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कर लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, प्रत्येक की आप ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो ऑटोमेटिक आपको 2, 4, 5 एग्जाम्पल जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मात्र आपको ये जो परमाणु हैं इनके ऊपर कितना कितना आवेश पाया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो पढ़ोगे धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। ये समझ में आ गया होगा, एक बार से फिर देख लो। सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद ऋणायन का नाम। धनायन के रूप में अपने पास पोटेशियम था, जो का तो नाम लिख दिया। ऋणायन के रूप में अपने पास क्या है, समन्वय मंडल है। समन्वय मंडल में पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, और कोष्ठक में रोमन संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। 6 लिगेंड थी तो 6 के लिए समान लिगेंड थी, 6 के लिए हेक्सा का प्रयोग, CN के लिए साइन। केंद्रीय धातु परमाणु है आयरन, फेरस। ठीक है, तो संकुल आयन यदि ऋणावेशित होता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में 8 का प्रयोग करते हैं, और यदि धनावेशित और उदासीन होता है तो नाम ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। तो ये ऋणावेशित था, इस वजह से 8 का प्रयोग हो गया, तो फिर 8, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, सेकंड। रोमन संख्या में कोष्ठक में लिख दिया। पता लग गया आपको किस प्रकार से ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। जैसे सेकंड एग्जाम्पल है, इससे अपोजिट, इसमें सरल धनायन था, संकुल ऋणायन। यहाँ सरल संकुल कैसा है, धनायन, और सरल क्या है, ऋणायन। इसको और समझो आप। देखो, सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे और उसके बाद ऋणायन का नाम लिखेंगे। अब धनायन के रूप में अपने पास क्या है, संकुल धनायन, और संकुल का
नामकरण करते हैं अर्थात समन्वय मंडल का नामकरण करते हैं तो उसमें सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखा जाता है और उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में किसका प्रयोग करते हैं, यदि ऋणावेशित होता है तो 8 का प्रयोग। अपना संकुल कैसा है, धनावेशित, तो नाम जो का त्यों लिख दिया जाता है। स्टार्ट करेंगे। NH3 लिगेंड है, NH3 एक उदासीन लिगेंड है। कैसी है, उदासीन लिगेंड। इसका नाम होता है एमीन और समान है, संख्या में कितनी है, 4। तो 4 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टेट्रा का प्रयोग करते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन। क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन। 4 के लिए टेट्रा, NH3 के लिए एमीन, टेट्रा एमीन लिगेंड का नाम होगा। अब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, कॉपर। अपना संकुल कैसा है, धनावेशित। तो धनावेशित संकुल होता है या उदासीन होता है तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम जो का त्यों लिख दिया जाता है। तो कॉपर को क्या लिख देंगे, कॉपर ही लिख देंगे, कॉपर। कोष्ठक में रोमन संख्या में क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। देखो CuNH3 का होल 4 SO4, ठीक है। अपन निकालेंगे कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल रहे हैं, X मान लो इसको, प्लस 4 क्या है, NH3। NH3 क्या है, उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड पर कोई आवेश नहीं होता है, 0 आवेश होता है, 0 रख दिया। प्लस SO4 है, इसके ऊपर कितना आवेश होता है, -2 बराबर 0, ठीक है। जितने भी होते हैं उनके ऊपर जितना आवेश होता है वो रख देते हैं, बराबर में क्या रख देते हैं, 0। X ये क्या हो जाएगा, 0 और ये क्या हो जाएगा, प्लस -2 बराबर 0। X बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, 2। तो कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, सेकंड। रोमन संख्या में क्या लिख देंगे, सेकंड ऑक्सीकरण अवस्था। ये संकुल आयन था, इसका नामकरण हो गया। सरल ऋणायन है, इसका नाम जो का त्यों लिख देंगे। SO4 को क्या लिखते हैं, सल्फेट। क्या हो जाएगा, सल्फेट। तो ये इसका क्या होगा, IUPAC नामकरण। नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे एग्जाम्पल है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आप ये दोनों एग्जाम्पल हैं, इनको समझोगे और जो नामकरण के जो जितने भी नियम बताएं इनको पहले आप तैयार करोगे। जब नामकरण के सारे नियम आपको कंप्लीट तैयार हो जाएंगे तो नामकरण में आगे समस्या नहीं आएगी, आराम से आप नामकरण कर सकते हो, ठीक है।